हेलो एवरीवन, वेलकम टू gurukulakit.in। शुरुआत करते हैं मॉड्यूल नंबर 15 की। इस मॉड्यूल में टोटली ब्रॉयलर मैनेजमेंट के बारे में जानेंगे। इसमें बेसिकली सबसे पहले तो हमें ये पहले भी एक्सप्लेन किया जा चुका है ब्रॉयलर होता क्या है। ब्रॉयलर वो बर्ड जिनको मीट पर्पज के लिए यूज में किया जाता है उसे कहते हैं ब्रॉयलर। चाहे ये फीमेल बर्ड है चाहे मेल बर्ड है, ठीक है, जो बर्ड मीट पर्पज के लिए यूज में किया जाएगा उसे कहते हैं ब्रॉयलर। ठीक है, तो ये बर्ड की जो एवरेज एज होती है वो होती है 6 to 8 वीक। ठीक है, 6 to 8 वीक इसकी एवरेज एज होती है। मैक्सिमम इसे 8 मतलब हफ्ते के बाद इसे हार्वेस्ट कर लिया जाएगा और मिनिमम 6 वीक। ठीक है, ये डे में देखे तो 42 से 54 या 56 डेज बनेगा। ठीक है, एक ही बात है वो। ठीक है, तो इसमें जो इनकी एवरेज जो इनका बॉडी वेट है वो है 1.5 से 2, मैक्सिमम 2, मिनिमम 1.5। ठीक है, तो ये होता है ब्रॉयलर। और इसके आगे हम जानते हैं इनके रेयरिंग। ठीक है, रेयरिंग के इनके दो मेथड हैं। एक है ऑल इन ऑल आउट। नाम से देखिए, ऑल इन ऑल आउट। यहां पे हम मल्टीपल बैच। ठीक है, तो ऑल इन ऑल आउट में क्या होता है, एक ही बैच होता है, एक ही बैच होता है पूरे फॉर्म में। ठीक है, जैसे कि हमारा ये फॉर्म है, इसमें क्या किया कि हमने 100 बर्ड को, ठीक है, कि प्रोडक्शन करना हमने शुरू किया। ठीक है, और हमने अपने 6 से 8 वीक के बाद 100 बर्ड को हार्वेस्ट कर लिया, हार्वेस्ट कर लिया। ठीक है, मतलब हम 100 बर्ड को एक साथ ही लाए और एक साथ ही उन्हें हार्वेस्ट कर लिया। हार्वेस्ट के बाद फिर से हम 100 बर्ड को लाएंगे। ठीक है, फिर उन्हें लाएंगे, फिर 8 वीक या 6 वीक के बाद उन्हें हार्वेस्ट कर लेंगे। तो ये मेथड है ऑल इन ऑल आउट। ठीक है, ये वाला मेथड है। एक मेथड होता है मल्टीपल बैचेस, एक होता है मल्टीपल बैचेस। ठीक है, मल्टीपल बैचेस में क्या होता है, एक मिनट से मैं साफ कर लूं। मेरे ख्याल से आपका ऑल इन और ऑल आउट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, कि सभी एक साथ आएंगे और सभी एक साथ जाएंगे। ठीक है, उसी प्रकार से आगे आता है मल्टीपल बैचेस। मल्टीपल बैचेस में क्या होता है कि इसमें कि 3-4 बैच शुरू कर लिए जाते हैं, एक साथ ही 3-4 बैच शुरू कर लिए जाते हैं। ठीक है, यहां पे हमारे पास 100 बर्ड थे। ठीक है, तो 100 बर्ड का ये इनका एक बेनिफिट ये रहेगा कि एक साथ ही इनकम आएगी और एक साथ ही लगाना पड़ेगा। मतलब हमें 42 दिन तक वेट करना पड़ेगा, है ना। जो ये मल्टीपल बैचेस में ये होता है कि डे बाई डे इनकम शुरू रहती है। अब देखो कैसे, इसमें ये है कि यहाँ पे 100 बर्ड थे, या मल्टीपल बैचेस में क्या करेंगे कि हम 25-25 बर्ड के 4 बैच शुरू करेंगे। 25-25 बर्ड के 4 बैच शुरू करेंगे। ठीक है, अब ये जो 4 बैच हैं, इसमें हम क्या करेंगे, एक बैच हमने 25 बर्ड का यहां पे शुरू कर दिया। ठीक है, उसके 1 से 4 वीक बाद, 1 से 4 वीक बाद हमने 25 बर्ड का फिर से एक बैच शुरू कर दिया। ठीक है, अब इसके 1 से 4 वीक बाद हमने अगला वाला बैच शुरू कर दिया। अब इसके 1 से 4 वीक बाद हमने अगला वाला बैच शुरू कर दिया। ठीक है, अब क्या होगा कि जब तक हम ये वाला बैच शुरू करेंगे तो हम इसे हार्वेस्ट कर लेंगे, और जब इसके आगे वाला शुरू करेंगे तो हम इसे हार्वेस्ट कर लेंगे, और जब इसे आगे वाला शुरू करेंगे तो इसे हार्वेस्ट कर लेंगे। मतलब डेली सेल होनी शुरू हो जाएगी मल्टीपल बैचेस में, और इसमें बेनिफिट रहता है। और एक आइडियल सिस्टम अगर इंडिया में देखा जाए तो प्रेजेंट होता है मल्टीपल बैच में, जो प्रेजेंट होता है वो होता है 5 to 6 बैचेस रहते हैं। ठीक है, एनी टाइम, एक टाइम पे 5 से 6 बैच आइडियल जो सिस्टम इंडिया में रहता है वो होता है शुरू। और इनको डेली जब मार्केट लेके जा सकते हो एक बार, मतलब जो स्टार्टिंग में देखा जाए, स्टार्टिंग में अगर आप लगाओगे तो स्टार्टिंग वाला तो 40 से जो 54 डेज है उनके बाद ही शुरू होगा, है ना। उसके बाद डेली बेसिस पे लेके जा सकते हो, तो मल्टीपल ग्रो करेगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से दोनों ही कंसेप्ट आपके क्लियर हो गए होंगे। तो चलिए, यहाँ पे मल्टीपल बैच है, ठीक है, और यहाँ पे ऑल इन ऑल आउट बैच है। आगे आता है फ्लोर स्पेस। तो ब्रॉयलर का फ्लोर स्पेस है, यहाँ पे दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है। एक किया गया अप टू 18 डेज और एक किया गया है 19 to 42 डेज। ठीक है, यहाँ पे डिवाइड किया गया है। तो बेसिकली यहाँ पे फ्लोर स्पेस पर बर्ड है, और यहाँ पे फीडर स्पेस है पर बर्ड, और यहाँ पे वाटर स्पेस पर बर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि 18 डेज, आप पहले तो ये याद रखिए कि अगर अगर फुल्ली ब्रॉयलर है, ठीक है, 42 डेज का या 54 डेज का, तो उसको स्पेस कितना चाहिए, वो चाहिए 1 स्क्वायर फीट। ठीक है, यहाँ पे 1.1 लिखा हुआ है, ये अप्रोक्सीमेशन आप 1 लेके चल सकते हो। ठीक है, अब उससे अगर 42 से अगर हम हाफ देखेंगे, लगभग हाफ देखेंगे लगभग, तो जो स्पेस है वो लगभग, देखिए यहाँ पे हाफ से थोड़ा सा कम है, तो यहाँ पे हाफ से थोड़ा सा कम हो जाएगा। ठीक है, 450 सेंटीमीटर। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, यहां से अप्रोक्सीमेशन 0.5 स्क्वायर फीट भी लिख सकते हो। ठीक है, ओके। तो
हाँ जी, फीडर का ये होता है कि जो फीडर का स्पेस होता है वो लगभग वाटर से जो होता है वो डबल होता है। ठीक है, अगर इसका 3 है तो इसका 1.5 सेंटीमीटर रखेंगे, सेंटीमीटर में है। अगर इसका 6 से 7 है तो इसका 3 सेंटीमीटर रखेंगे। ठीक है, तो चलिए, हाँ, अगर सिंपल ही आता है, कोई डेज की कंडीशन नहीं होती है, अगर सिंपल आता है कि ब्रॉयलर का स्पेस बताइए, बर्ड का है ना, ब्रॉयलर का ही पूछा है, कोई भी कंडीशन नहीं है, तो उसका आंसर होगा 1 स्क्वायर फीट। 1 स्क्वायर फीट। ओके, तो चलिए आगे कुछ वैल्यूज हैं। ठीक है, कुछ फॉर्मूलेज हैं। ये कोई इतना अभी तक तो ऐसा क्वेश्चन कोई पूछा गया नहीं है, लेकिन फिर भी चलो थोड़ा सा देख लेते हैं जल्दबाजी में, इतना इसमें कुछ इतना डेप्थ में है नहीं है। तो सबसे पहले आता है सर्वाइवबिलिटी। तो इसमें क्या है कि बेसिकली क्या है कि नंबर ऑफ बर्ड आपने सोल्ड कितने कर दिए, और स्टार्टिंग में बर्ड आपके पास कितने थे। मान लीजिए स्टार्टिंग में बर्ड हमारे पास 100 थे, हमने लास्ट में 97 सोल्ड कर दिए, 3 की डेथ हो गई। ठीक है, तो 97% इसकी वैल्यू आ गई। तो नॉर्मल जो वैल्यू रहती है, बस ये याद रख लेना कि लाइवेबिलिटी की जो नॉर्मल वैल्यू रहती है वो रहती है 97 टू 98। यहाँ पे फॉर्मूला कम इंपॉर्टेंट है, जो नॉर्मल वैल्यूज है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बात करते हैं एफसीआर की, फीड कंजर्वेशन रेशियो। पहले भी एक मॉड्यूल में समझाया जा चुका है क्या होती है, वही बेसिकली जो है फॉर्मूला, कि टोटल क्वांटिटी जो फीड कंज्यूम किया है, टोटल क्वांटिटी पर बर्ड ने, एक बर्ड ने जितना उसने पूरा, जितना फीड है पूरी अपनी लाइफ में कंज्यूम किया है, और जो उसका मीन बॉडी वेट आया है पर केजी। ठीक है, वो आया है, उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो वैल्यू आएगी वो आएगी फीड कंजर्वेशन रेशो। मतलब कितना जो फीड है उसे कंजर्वेशन मतलब कन्वर्ट किया गया है बॉडी वेट में। ठीक है, उसका रेशो क्या है। तो जो नॉर्मल रहना चाहिए वो 1.8, और जो उससे कम रहना चाहिए 6 वीक की एज को, तो उसे प्रेफरेबल, और मतलब ये मानते हैं कि प्रेफरेबल है, इकोनॉमिकली हमें बचत हुई है। ठीक है, तो ये वैल्यू जो है, ये वाली वैल्यूज इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये वैल्यूज इंपॉर्टेंट है। फॉर्मूले का तो मेरे ख्याल से ना भी याद रहे तो भी ठीक रहेगा, अगर रख सकते हो तो और भी बहुत अच्छी बात है। हम्म, आगे बात आती है कि जो है ब्रॉयलर परफॉर्मेंस एफिशिएंसी फैक्टर, ये वाला है। इसका भी ये वाला फॉर्मूला है कि लाइव वेट इन केजी इंटू 100 अपॉन एफसीआर। ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू है वो मतलब मान के चले कि 100 होनी चाहिए, उससे ज्यादा होनी चाहिए, तो अच्छी बात है, इतनी वो डिजायर होती ही है, मतलब इतनी होनी ही चाहिए। ठीक है, आगे आता है हमारे पास ब्रॉयलर फार्म इंडेक्स, ये पूरे पूरे फार्म का इकोनॉमिक, ठीक है, ये वाला इंडेक्स आ रहा है। ठीक है, पूरे के पूरे फार्म की वैल्यू मतलब यहाँ पे कंसीडर की जाएगी, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, और सभी जो वैल्यू है लगभग इसमें लग के ही इसकी वैल्यू बनेगी। तो ठीक है, पूरे फार्म का देखने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो एवरेज लाइव वेट है, पूरे सारे ब्रॉयलर्स का जो एवरेज लाइव वेट रहा है सारे के सारे ब्रॉयलर्स का। ठीक है, और फिर परसेंटेज में देखेंगे लेवेबिलिटी कितनी है, जो पहला फॉर्मूला लगा लगभग जैसे 97% आया था, है ना, कि 3% डेथ हो जाएगी। तो और बाकी का जो फीड कंजर्वेशन जो रेशो थी, और फिर ग्रोइंग पीरियड हमने कितना किया है, 42 डेज है, 54 डेज है, कितने दिन है, तो इन सबको मिला के वैल्यू आएगी, BEFI वैल्यू होगी। और ये जो वैल्यू होगी, ये वैल्यू लगभग 2.0 है। अगर ये आती है तो एक बेटर मैनेजमेंट वाला फार्म कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, कि ये एक बेटर मैनेजमेंट वाला फार्म है, और इसमें जो एक इकोनॉमिकली प्रॉफिट हुआ है। और अगर ये वैल्यू 1.3 से कम आएगी, ठीक है, यहाँ पे वैल्यू कम आएगी, ये फॉर्मूला लगाने के बाद सारी वैल्यू इनपुट करने के बाद अगर कम आएगी, तो ये वाला लो परफॉर्मेंस जो फ्लॉक या फॉर्म कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, तो इसका ये वैल्यू जरूर याद रखिएगा कि कितनी वैल्यू आई कि एक बेटर मैनेजमेंट फॉर्म के लिए बैफी की वैल्यू कितनी होनी चाहिए। ठीक है, और कितने पे आने पे वो लो परफॉर्मेंस कंसीडर किया जाएगा। फॉर्मूला ना याद रहे तो कोई बात नहीं, क्योंकि इतना ज़्यादा याद करना इजी नहीं होता है कॉमन स्टूडेंट्स के लिए। तो अगर ये वाली वैल्यू याद रख लोगे तो भी अच्छी बात है, ये वाला भी रख लो तो भी अच्छी बात है। आगे आता है स्कॉप रोलर। स्कॉप रोलर बेसिकली, स्कॉप का मीनिंग क्या होता है, फैट, फैट एंड शॉर्ट। ठीक है, फैट एंड शॉर्ट, इसका मीनिंग ये है कि कुछ दिनों में, कम दिनों में वो फैटी ज्यादा हो जाता है, उसका जो वेट है वो ज्यादा हो जाता है, उसे कहते हैं स्कॉप रोलर। ठीक है, बेसिकली ये 28 दिन की एज में, 28 दिन में ये लगभग 1 kg या 0.09 kg हो जाएगा, इसे कहेंगे स्कॉप रोलर। ये एक आधा ही ऐसा कोई हो चिक होगा जो ऐसा एक आधे फॉर्म में निकल जाता है, जिसे कहते हैं स्कॉप रोलर। 28 दिन में ही ये 1 kg के लगभग हो जाता है। तो इसका जरूर याद रखिएगा, स्क्वाबुलर किसे कहते हैं और कितने दिन में वो कितना उसका वेट होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं।
आगे आता है लाइटिंग का, हम देखते हैं पोल्ट्री में, टोटल पोल्ट्री में ही देखेंगे अब लाइटिंग का। ठीक है, तो इसमें कुछ टर्मिनोलॉजी होंगी वो देखेंगे। तो यहाँ पे ये देखेंगे सबसे पहले तो लॉन्गेस्ट डे कौन सा होता है नॉर्थन हेमिस्फीयर में। ठीक है, तो नॉर्थन हेमिस्फीयर में जो लॉन्गेस्ट डे होता है वो होता है 21 जून। ठीक है, 21 जून सबसे लॉन्गेस्ट डे होता है नॉर्थन हेमिस्फीयर में, और वही शॉर्टेस्ट डे होता है 21 दिसंबर। ठीक है, इन दोनों में देखिए 21-21 ही है, ये इसके 6 महीने बाद पूरा, ये साल का आधा ये है, साल का एंड ये है। ठीक है, तो इसी प्रकार से जो साउथर्न हेमिस्फीयर है ये बिल्कुल इसके रिवर्स होता है। मतलब इसमें जो शॉर्टेस्ट डे होगा वो होगा 21 जून। ठीक है, लॉन्गेस्ट डे होगा वो होगा 21 दिसंबर, इसके उल्टा होगा बिल्कुल। ठीक है, चलिए आगे कुछ टर्म है जो कि लाइट के साथ मतलब जो कंसीडर की जाती है। ठीक है, तो इसको हम देखते हैं। तो सबसे पहले जो टर्म आती है वो होती है कैंडेला। ठीक है, ये जो कैंडेला है इसमें क्या होता है कि ये यूनिट है, ये एक यूनिट है, किसकी यूनिट है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी की। ठीक है, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी ऑफ लाइट सोर्स की ये यूनिट है, और एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में, मतलब कोई लाइट का सोर्स है, एक स्पेसिफिक डायरेक्शन है, और ये जो ल्यूमिनस उसकी इंटेंसिटी है उसकी ये एक यूनिट है। ठीक है, उसकी एक क्या है, यूनिट है। ठीक है, एक यूनिट में उसे डिवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, कैंडेला एक यूनिट है। और आगे आता है ल्यूमन। ठीक है, तो बेसिकली ल्यूमन टर्म क्या होती है कि ये रेट होती है, किसकी होती है, कि जो लाइट गिरती है स्क्वायर फीट सरफेस एरिया के ऊपर, कोई एक स्क्वायर फीट एक सरफेस एरिया है। ठीक है, ये कोई स्क्वायर फीट सरफेस एरिया है, इसके ऊपर लाइट गिरेगी। ठीक है, जो लाइट गिरेगी उसकी जो रेट है उसको हम कहेंगे ल्यूमन। तो ये क्या होता है, बेसिकली इक्वली 1 फीट का मतलब डिस्टेंस रहता है जो सोर्स है उससे। ठीक है, लाइट का पूरा 1 फीट का इन जो है डिस्टेंस है वो 1 फीट का रहता है। आगे आता है फूड कैंडल। ठीक है, फूड कैंडल बेसिकली क्या होता है कि एक कैंडल पावर सोर्स, ठीक है, कोई एक कैंडल पावर सोर्स के साथ अगर हम 1 फीट रेडियस सेफियर के ऊपर 1 फीट, ठीक है, 1 फीट रेडियस, 1 फीट रेडियस सेफियर के ऊपर, ठीक है, जो इंटेंसिटी के साथ लाइट स्ट्राइक करेगी तो उसके जितना भी कोई भी उसके ईच एंड एवरी पॉइंट के ऊपर वो जो लाइट है वो उसके ऊपर स्ट्राइक करेगी, तो उसे हम कहेंगे, ये अगर 1 फीट रेडियस है तो उसे हम कहेंगे 1 फूड कैंडल, फूड कैंडल उसे कंसीडर करेंगे। और 1 फूड कैंडल इक्वल होता है 1 ल्यूमन पर स्क्वायर फीट। ठीक है, ये फिजिक्स का है, इतना ज़्यादा अगर आपके नहीं, ये इसके ऊपर इतना करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सिंपल ये भी याद रख ले कि 1 फूड कैंडल इक्वल होता है 1 ल्यूमन पर स्क्वायर फीट। उसी प्रकार से आगे आता है लक्स। ठीक है, लक्स का ये वाली यूनिट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि एक जो फूड कैंडल है वो इक्वल होता है 10.76 लक्स के। ठीक है, तो चलिए आगे आती है टाइप ऑफ लाइटिंग, ये थोड़ा सा देख लीजिएगा इनका क्या इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे कुछ टाइप के बल्ब आते हैं। ठीक है, सबसे पहले आता है इनकैंडेसेंट बल्ब। ठीक है, जो इनकैंडेसेंट बल्ब है, ठीक है, ये सबसे चीपेस्ट होता है, ये जरूर याद रखिएगा। और ये क्या होता है कि इसकी जो लाइफ होती है वो शॉर्ट होती है, अगर चीप है सबसे सस्ता है तो इसकी लाइफ भी शॉर्ट होती है। इसकी जो लाइफ होती है वो होती है 750 से लेके 1000 आवर। ठीक है, ये 1000 आवर इसकी लाइफ होती है। लाइफ जरूर याद रखिएगा क्योंकि इकोनॉमिकली ये इंपॉर्टेंट है कि कौन से बल्ब की लाइफ कितनी होती है पोल्ट्री के फॉर्म में। आगे आता है फ्लोरोसेंट। जो फ्लोरोसेंट बल्ब है ये एफिशिएंट होता है 3 से 4 टाइम ज्यादा इनकैंडेसेंट बल्ब से। ठीक है, और 10 टाइम ये मोर लाइफ होती है इसकी इनकैंडेसेंट बल्ब की। मतलब इसकी अगर 1000 मैक्सिमम है तो इसकी मैक्सिमम होगी 10,000। ठीक है, 10,000 होगी इसकी। ठीक है, यहाँ पे 10,000 आर इसकी जो फ्लोरोसेंट बल्ब है इसकी ज्यादा होगी, मतलब ये इससे ज्यादा बेटर है। ठीक है, फ्लोरोसेंट। आगे आता है मर्करी वेपर। जो ये वाला है इसकी लॉन्ग लाइफ होती है, ये इसकी फ्लोरोसेंट से भी ज्यादा होती है मर्करी वाले की, इसकी 24,000 लाइफ आर लाइफ होती है। ठीक है, और एक आता है कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट। जो कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट होता है ये उसी का ही, ये कह दो कि एक मॉडिफाइड है, कि इसमें मोर एनर्जी एफिशिएंट होता है ये फ्लोरोसेंट से, और 1/5 एनर्जी इसे चाहिए उतनी ही सेम लाइट प्रोवाइड करने के लिए। मतलब जितनी लाइट एक फ्लोरोसेंट बल्ब करेगा, ठीक है, उसको उस लाइट प्रोवाइड करने में जितनी एनर्जी चाहिए, जितनी एनर्जी चाहिए उतनी उससे उससे एक 1/5, ठीक है, 1/5 कम एनर्जी चाहिए कम्पैक्ट फ्लोरोसेंस को। सेम लाइट,
सेम लाइट प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है, मतलब एनर्जी इसे कम चाहिए होगी। ओके, आगे आता है बल्ब का डिस्टेंस वगैरह, पोल्ट्री की जो फार्म है उसमें कितना होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये है कि बल्ब टू बल्ब जो डिस्टेंस है, ठीक है, वो होना चाहिए 1.5 टाइम ज्यादा, 1.5 टाइम ज्यादा होना चाहिए, जो कि डिस्टेंस है बल्ब का और बर्ड का, ठीक है। ये देखिए, ये बल्ब है, ये बल्ब है, ये एक बर्ड है, ठीक है, ये एक बर्ड है। तो यहाँ पे क्या है कि बेसिकली जो इसका डिस्टेंस है ये 1.5 टाइम ज्यादा होना चाहिए इसके डिस्टेंस से, ठीक है। उसी प्रकार से लाइट की अगर हम रिस्ट्रिक्शन करते हैं, अगर हम लाइट की बचत करते हैं, लाइट नहीं देते हैं, ठीक है, कुछ कम करेंगे, तो जो सेक्सुअल मेच्योरिटी होती है वो मैक्सिमम 3 वीक तक डिले हो जाएगी, ठीक है। और अगर लाइट के साथ हम फीड की भी रिस्ट्रिक्शन करते हैं, ठीक है, तो फीड वगैरह भी नहीं टाइम पे प्रोवाइड करते तो 4 वीक डिले हो जाएगी, ठीक है। और मैक्सिमम प्रोडक्शन अगर हमें लेना है, ठीक है, मैक्सिमम प्रोडक्शन 16 आवर लाइट का मतलब हमें रिक्वायर है पीक एग प्रोडक्शन, ये सबके याद होना चाहिए कि पीक एग प्रोडक्शन जो पीरियड जो स्टेज है उसके ऊपर 16 आवर जो लाइट है, यानी कि 24 आवर में से 16 आवर लाइट जरूर चाहिए, ठीक है। तो चलिए एक आगे आता है सीजन फ्लॉक। तो सीजन फ्लॉक बेसिकली क्या होता है कि नॉर्थ जो हेमिस्फीयर है, नॉर्थ हेमिस्फीयर में 1 मार्च से लेके 31 अगस्त तक पूरी गर्मी होती है ना, पूरा ये एक मतलब कह दो कि समर सीजन होता है ना। तो जो सूरज की जो सन की लाइट है वो पूरी तेज होती है। तो जो ये वाला जो सीजन फ्लॉक है, इस पीरियड को कहते हैं हम 1 मार्च से 31 अगस्त तक हम कहते हैं सीजन फ्लॉक, ठीक है, ये वाले को हम सीजन फ्लॉक कहते हैं। तो सीजन फ्लॉक में क्या होता है कि कोई भी हमें आर्टिफिशियल जो लाइट है वो नहीं चाहिए होती है स्टार्टिंग के 20 वीक तक। स्टार्टिंग के 20 वीक तक मतलब आपको 4 से 5 मंथ तक लाइट नहीं चाहिए होगी। मतलब 1 मार्च को अगर आपने बैच शुरू किया है तो 1 मार्च से लेके, जैसे मार्च हो गया, अप्रैल हो गया, मई, आगे जून और जुलाई, कितने महीने हो गए? 5, है ना। मतलब टोटल हमारे वही 20 वीक हो गए, ठीक है। तो अब 5 महीने तक तो हमें नो आर्टिफिशियल, कोई आर्टिफिशियल लाइट नहीं चाहिए होगी। लेकिन आगे क्या आया? अगस्त, मतलब हमारा ये वाला सीजन फ्लॉक का तो 1 महीना पड़ा ही है ना, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि आगे लाइट चाहिए होगी, ठीक है। तो इसमें 22 वीक इन केस ऑफ द मीट टाइप। तो ये अगर मीट टाइप के लिए उसे हम ग्रो कर रहे हैं तो 22 वीक तक उसे मतलब कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बता दूं कि ये जो मीट टाइप के लिए आप ब्रॉयलर में कंफ्यूज मत हो जाना, क्योंकि ब्रॉयलर तो उसे कंसीडर किया जाता है जिसे 6 से 8 वीक में हार्वेस्ट कर लिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये है कि जो 20 वीक का है जो एज है वो 13 आवर जो लाइट है वो रहनी चाहिए। उसके बाद 1 आवर आप एवरी वीक आपको इंक्रीज करनी पड़ेगी जब तक 16 आवर पूरे नहीं हो जाते, ठीक है। 16 आवर पूरे नहीं हो जाते, 1 आवर आपको हर हफ्ते ऐड करने होगी लाइट की। लाइट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है पोल्ट्री के फार्म में। तो चलिए आगे हमारे पास एक टर्म आती है फोटो रिफैक्ट्री। फोटो रिफैक्ट्रीज क्या होती है? एक कंडीशन होती है जहां पे बर्ड कैपेबल नहीं होता रिस्पॉन्स करने में लॉन्ग डे लेंथ, ठीक है। कि लॉन्ग डे लेंथ में भी जो लाइट के वो बर्ड है वो उसमें कह दो कि बर्ड है वो कैपेबल नहीं है उसको रिस्पॉन्स करने में, ठीक है। तो उस कंडीशन को हम कहेंगे फोटो रिफैक्ट्रीज। आगे है लाइट प्रोग्राम। तो लाइट प्रोग्राम बेसिकली क्या होना चाहिए? तो बेसिकली एक तो बेसिक सा यहाँ पे मेथड होता है कि टोटल पीरियड है लाइट और डार्क का। मतलब अगर हम 16 आंखों से लाइट में रखेंगे तो कुछ हम डार्क में भी रखना पड़ेगा, राइट, ठीक है। तो दोनों को मिला के 24 जो 24 आवर है वो नहीं होना चाहिए। मतलब कहने का कि दोनों इक्वल नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप 12 आवर उसे लाइट दोगे तो 12 आवर डार्क करोगे, ये कभी नहीं होगा, ठीक है। आपको एक ज्यादा और एक कम रखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें दो फेस हो सकते हैं, ठीक है। अगर लॉन्ग डे है तो आपको 14 आवर लाइट और 14 आवर डार्क रखना पड़ेगा, ठीक है। मतलब 4 आवर अगर नेक्स्ट डे में चले जाएं तो कोई बात नहीं, लेकिन 28 आवर के बाद फिर से 14 आवर शुरू किए जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद अगर शॉर्ट डे है तो 11 आवर आपको लाइट और 11 आवर आपको डार्क रखनी पड़ेगी, 12 आवर नहीं आएगा, ठीक है। और यहाँ पे एक और है लॉन्गर डे साइकिल है। तो जो एग की जो शेल होती है उसकी क्वालिटी एंड शॉर्टर डे साइकिल में एग प्रोडक्शन 2% बढ़ जाता है, ठीक है। मतलब लॉन्गर डे में उसकी जो एग की शेल की क्वालिटी है वो बढ़ेगी और शॉर्टर डे में एग की प्रोडक्शन।
यहाँ पे कुछ ब्रीड है पोल्ट्री के, कि कुछ ब्रीड है जो बैकयार्ड जो होती है हमारे घर के पीछे वाली बैकयार्ड जो पोल्ट्री है उसके लिए ये ब्रीड है, जैसे कलिंगा ब्राउन हो गया, मुंबई देसी हो गया, रोड आइसलैंड रेड हो गया, एंड कारी निरपीक हो गया। ठीक है, और कुछ क्रॉस ब्रीड के नाम हैं, जैसे ये ग्रामा लक्ष्मी हो गया, ग्रामा प्रिया हो गया। ठीक है, तो ये वाले कुछ ब्रीड्स हैं, ये बैकयार्ड पोल्ट्री यूनिट्स की जो ब्रीड्स हैं वो वाले हैं। यहाँ पे कंसंट्रेट मिक्सचर है, ठीक है, फॉर द बैकयार्ड पोल्ट्री के लिए। सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स देखेंगे, दो टाइप के हैं हमारे पास, एक प्रीमिस फर्स्ट है, एक प्रीमिस सेकंड है, या ये वाला फॉलो कर सकते हैं, ये वाला फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले इनमें इंग्रेडिएंट्स में सबसे ज़्यादा जो रहना चाहिए वो रहना चाहिए हमारे पास ग्राउंडनट केक। ठीक है, ग्राउंडनट केक, ठीक है, और फिर हमारे पास जो है वो है जिंजरी ऑयल केक, जिंजर का ऑयल केक। ओके, फिर है अनसाल्टेड ड्राई फिश भी इन्हें देते हैं। ठीक है, बाकी छोटे छोटे जो ब्राउन राइस ब्रोकन हो गया या मिनरल हो गया, ये वाले हैं। ठीक है, तो ज़्यादा जो रहेगा वो रहेगा ग्राउंडनट केक। इसका जो रेशो रहेगा ये प्रीमिक्स 1 में रहेगा 52% और प्रीमिक्स सेकंड में रहेगा 60%। ठीक है, तो बस मैक्सिमम आप ये याद रख लो कि जो बैकयार्ड पोल्ट्री का कंसंट्रेट मिक्सचर है उसमें सबसे ज़्यादा ग्राउंडनट केक होता है, चाहे फर्स्ट हो चाहे सेकंड हो। और अगर उससे भी देखा 2 नंबर पे देखना हो तो 2 नंबर पे या तो जिंजरी ऑयल केक रहेगा या अनसाल्टेड ड्राइड फिश रहेगी। ठीक है, तो कन्वेंशनल फीड के बारे में देखते हैं। अब हम देख रहे हैं कन्वेंशनल फीडिंग के बारे में। फीडिंग के रिलेटेड, आपको फीड के रिलेटेड कोई भी डाटा हो वो इम्पोर्टेंट होता है, चाहे वो फिशरी के अंदर है, चाहे लाइव स्टॉक के अंदर है, चाहे पोल्ट्री के अंदर है, किसी के भी अंदर है। अगर वो फीड के रिलेटेड है तो वो बहुत इंपॉर्टेंट डेटा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि ये फीड में ये होता है कि मैक्सिमम जो एक्सपेंडिचर वगैरह है वो फीड के ऊपर ही आता है, चाहे कोई पाउंड रेयरिंग हो रहा है, चाहे चिक, चाहे कोई लाइव स्टॉक में है। ठीक है, तो यहाँ पे फीडिंग वाला देखिएगा। तो फीडिंग का हम देख रहे हैं, पहले देख रहे हैं हम कन्वेंशनल फीडिंग। ठीक है, जो साधारण नॉर्मल ऑर्डिनरी, ठीक है, जो फीड दिया जाता है, जो नॉर्मल ऑर्डिनरी जो फीड दिया जा रहा है, ठीक है, उसे हम कहेंगे कन्वेंशनल फीडिंग। दो टाइप के होंगे, एक होगा कन्वेंशनल फीडिंग, एक होगा नॉन कन्वेंशनल। ठीक है, जो साधारण नहीं दिया जाता, जो ट्रेडिशनली नहीं दिया जाता, वो नहीं दिया जाता था, उसे कहेंगे नॉन कन्वेंशनल। ठीक है, लेकिन जो साधारण दिया जाता है वो कन्वेंशनल। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो कन्वेंशनल फीड होंगे वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कन्वेंशनल फीड होंगे वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखिए, फीडिंग का पहले ये है कि टोटल जो फीडिंग है ओवरऑल ये 60 से 70% ये इसका शेयर हो जाता है टोटल एक्सपेंडिचर में। कोई भी फार्म है पोल्ट्री का, कोई भी फार्म है पोल्ट्री का, उसमें टोटल एक्सपेंडिचर जो हुआ है, टोटल उसका जो एक्सपेंडिचर हुआ है उसमें से 60 से 70% शेयर फीडिंग का रह जाता है। सबसे ज़्यादा मतलब बहुत मतलब करीब 2/3 जो शेयर है वो फीडिंग का एक्सपेंडिचर का होता है। ठीक है, और एक पोल्ट्री मतलब जो है उसको मोर देन 40 से ज़्यादा न्यूट्रिएंट चाहिए होते हैं। ठीक है, पोल्ट्री में एक बर्ड को 40 से ज़्यादा न्यूट्रिएंट चाहिए होते हैं। ठीक है, और एक यहाँ पे एक और है कि जो फैट है, एनर्जी के लिए कार्बोहाइड्रेट को यूज़ किया जाता है। ठीक है, और फैट को यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि अगर फैट को यूज़ करते हैं, ठीक है, तो वो अगर वेट बेसिस पे फैट को यूज़ करते हैं तो वो 2.25 टाइम ज़्यादा एनर्जी एफिशिएंट होगी, ज़्यादा एनर्जी होगी फैट वाले में, फैट वाले प्रोडक्ट में। कहने का मतलब अगर 1 kg फैट है और 1 kg कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट है, तो इन वेट बेसिस पे जो फैट है इसमें एनर्जी ज्यादा होगी, कितनी होगी 2.25 टाइम, जब ऑन वेट बेसिस पे बोला गया है। ठीक है, वेट बेसिस से कार्बोहाइड्रेट से फैट में एनर्जी ज्यादा होगी 2.25 टाइम। चलिए आगे, कन्वेंशनल फीड में बेसिकली सबसे पहले हम देखते हैं बार्ले। तो बार्ले, पहली बात तो ये है कि ये एक मतलब इतना वो है, पैलेटेबल नहीं है। पैलेटेबल इन द सेंस मतलब सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, ये एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि इसमें जो फाइबर है, इसमें आप सबको पता होगा इसमें फाइबर कंटेंट सबसे ज़्यादा पाया जाता है, मतलब ज़्यादा पाया जाता है। और इसमें ये रहता है कि अगर आप राशन में बार्ले को इंक्लूड कर रहे हो, अगर आप पोल्ट्री के राशन में बार्ले को इंक्लूड कर रहे हो तो उस राशन का 15% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बार्ले 15% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये जरूर याद रखिएगा कि 15% से ज़्यादा बार्ले नहीं होना चाहिए। आगे आता है ऑट। ऑट भी सेम है, जिसमें फाइबर कंटेंट है वो ज़्यादा होता है, और ये भी मतलब नॉट पैलेटेबल है, एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि फाइबर कंटेंट ज़्यादा है तो ज़्यादा हमें इसमें राशन में हम नहीं इंक्लूड कर सकते। लेकिन नॉर्मली आप कर सकते हो, लेकिन ये भी 20% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये भी 20% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए।
बार्ले 15 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए था, और 20 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए था। अब बात आती है राइस पॉलिश की, ये एक इम्पोर्टेंट है, ये जरूर याद रखिएगा। ठीक है, राइस पॉलिश है, ये मतलब मानो कि एक सब्स्टिट्यूट है किसके लिए, मतलब जो सीरियल ग्रेन्स हैं उन सब के जो है, ये वाला जैसे पाउडर पड़ा है, ये राइस पॉलिश का पाउडर है। ठीक है, ये 50% तक हम यूज कर सकते हैं, कैन बी यूज अप टू 50%। राशन में हम राइस पॉलिश को 50% तक यूज कर सकते हैं, कन्वेंशनल फीडिंग में, पोल्ट्री में। इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए ये याद रखिएगा। आगे आता है कन्वेंशनली फीड, कन्वेंशनल फीड में ग्राउंड नट केक, ग्राउंड नट केक है ये। ठीक है, स्पेशली पोल्ट्री के लिए। तो यहाँ पे ये एक एज ए प्रोटीन सोर्स यूज किया जाता है, जब पोल्ट्री को प्रोटीन चाहिए तो इसे यूज किया जाता है ग्राउंड नट केक को। यहाँ पे राशन का परसेंटेज नहीं बताया, यहाँ पे ये बताया गया है कि जो ग्राउंड नट केक है उसमें 40% अप्रोक्सीमेशन अबाउट प्रोटीन पाया जाता है, 40% लगभग उसके प्रोटीन पाया जाता है ग्राउंड नट केक में, जो पोल्ट्री पर्पज के लिए यूज होता है। ठीक है, उसी प्रकार से एक मतलब एज ए प्रोटीन सोर्स यूज होता है फिश मील, जो कि सबसे बेस्ट माना जाता है। ठीक है, फिश मील क्या होता है, सबसे बेस्ट एनिमल प्रोटीन माना जाता है। ठीक है, क्योंकि इसमें जो कंपोजिशन है वो काफ़ी वेरी करती है। और दूसरा, इसमें जो इंडियन जो फिश मील है, इसमें यहाँ पे फिश मील की बात हो रही है कि इंडियन जो फिश मील है उसमें 45 से 55% प्रोटीन पाया जाता है। ये रहा फिश मील। ठीक है, फिश की बात नहीं, फिश मील की बात हो रही है। ठीक है, उसी प्रकार से आगे बात होती है हमारे, जैसे हम कैल्शियम कहाँ से लेंगे, है ना, कैल्शियम के लिए कौन सा कन्वेंशनल फीड है वो यूज करेंगे। तो कैल्शियम के लिए बेसिकली एक लाइमस्टोन हो गया और एक हो गया ऑयस्टर। ठीक है, तो लाइमस्टोन में बेसिकली क्या है कि कैल्शियम ना होके मैग्नीशियम ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि हम जो है लाइमस्टोन को, जिस लाइमस्टोन में 5% से ज़्यादा मैग्नीशियम होगा वो यूज़ नहीं करेंगे। तो इसमें 5% से कम मैग्नीशियम रहना चाहिए ये वाले लाइमस्टोन में। तो ऑस्ट्रस जो है ये शेल है, एस्ट्रस शेल है, इसमें क्या होता है कि इसमें कैल्शियम ज़्यादा पाया जाता है। आपको पता हो कि एग में भी कैल्शियम की वैल्यू होती है, पोल्ट्री मीट में भी कैल्शियम की वैल्यू होती है। उसी प्रकार से हमें फीड में भी उसे कैल्शियम देना होगा, फीड में भी कैल्शियम देना होगा। तो कैल्शियम जो एस्ट्रस शेल है, ये वाली, ये पड़ी है मेरे पास, ये रहा। ठीक है, इसमें क्या है कि 38% तक कैल्शियम पाया जाता है, ज़्यादा ही है, 38 से ज़्यादा ही पाया जाता है। तो जो कि लाइमस्टोन का सब्स्टिट्यूट है। लाइमस्टोन की जगह हम प्रेफर करते हैं ऑयस्टर शेल को, क्योंकि इसमें कैल्शियम ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, और ये काफ़ी पैलेटेबल, सेटिस्फैक्ट्री, एक्सेप्टेबल भी होती है। ठीक है, अब बात करते हैं नॉन कन्वेंशनल पोल्ट्री फीड की, जो साधारण नहीं यूज़ किया जाता या ट्रेडिशनली नहीं यूज़ किया जाता, लेकिन अब यूज़ किया जाने लगा है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें देखते हैं हम, एक तो एनर्जी का सोर्स क्या क्या होते हैं नॉन कन्वेंशनल में। नॉन कन्वेंशनल में एक तो डी ऑयल्ड साल सीड मील। साल क्या है, एक ट्री होता है। ठीक है, उसके सीड का मील बनता है और वो डी ऑयल्ड होता है। ठीक है, इसे भी एनर्जी रूप में यूज किया जाता है। टोपियाका का मील एनर्जी रूप में यूज किया जाता है। और ड्राइड पोल्ट्री वेस्ट। ठीक है, क्योंकि जो ड्राइड पोल्ट्री वेस्ट होता है उसमें क्या होता है कि कैल्शियम और फॉस्फेरस की मात्रा है वो ज़्यादा रहती है। जो जैसे मानो कि अगर अच्छी मैनेजमेंट की जाए कैज वगैरह में, उसका जो एक्सक्रीटा है या वेस्ट है, ड्रॉपिंग है, उसे अच्छे से मैनेज किया जाए। ठीक है, और बाद में उसे प्रॉपर ट्रीट करके, ठीक है, और उसे आप डाइट में मिला सकते हो, जिसमें 10% तक उसे आप मिला सकते हो। ठीक है, चलिए। आगे आता है मोलासस। ठीक है, ये बेसिकली क्या है कि शुगर केन का आप सबको पता ही होगा, रिफाइनिंग के बाद प्रोडक्ट बनता है, सिरप होता है। ठीक है, मोलासस। इसमें क्या है कि इसमें आप सीरियल को रिप्लेस कर सकते हो मोलासस से, और 45% तक राशन में से आप मिला सकते हो। ठीक है, 45% तक। लेकिन इसकी जो परसेंटेज है वो 45 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि फिर उसके जो वेस्टेज है उसमें थोड़ी गिरावट आ जाएगी, एक्सक्रीटा में गिरावट आ जाएगी, क्योंकि इसमें जो है मिनरल कंटेंट है वो मोलासेस में ज़्यादा होता है। ठीक है, स्मॉल मिलेट्स भी एज एनर्जी यूज़ की जाती है। नंबर 2 पे आता है वेजिटेबल प्रोटीन सोर्स। तो नॉन कन्वेंशनल में वेजिटेबल प्रोटीन सोर्स कौन कौन सा होता है, एक होता है मस्टर्ड केक। ठीक है, अब देखिए नॉन कन्वेंशनल है तो ये साधारण तो यूज़ किए नहीं जाते, कुछ ना कुछ, किसी ना किसी में कुछ ना कुछ कमी तो होगी होगी, है ना। कन्वेंशनल तो बेस्ट थे। अब नॉन कन्वेंशनल में एक आ गया मस्टर्ड केक। मस्टर्ड केक में क्या है कि ये सुपीरियर है ग्राउंडनट से। ठीक है, इसका जो केक है ये ग्राउंडनट केक से सुपीरियर है। ठीक है,
क्योंकि और इसमें जो लाइसीन कंटेंट है वो मतलब पाया जाता है और क्वालिटी भी इसकी प्रोटीन की है वो सुपीरियर है। लेकिन इसको ज़्यादा हम नहीं यूज़ कर सकते क्योंकि इसमें ग्लाइकोसाइड एंड द जिट्रोजिन ये पाए जाते हैं। और इसको ट्रीटमेंट करने के बाद भी, प्रॉपर मस्टर्ड केक को ट्रीट करने के बाद भी इसकी लिमिट होती है कि 5% तक चिक के में यूज़ कर सकते हो और 10% तक जो हैंड हेल्डिंग लेयर है उसमें आप यूज़ कर सकते हो, उसकी डाइट में यूज़ कर सकते हो। 5% इसमें और इसे डबल प्लेन है मस्टर्ड केक को आफ्टर पूरा ट्रीटमेंट देने के बाद। नंबर 2 पे आता है हमारा सोयाबीन मील। सोयाबीन मील में क्या है कि 35 से 40% तक प्रोटीन होता है और 18 से 21 परसेंट फैट होती है। और एक्सपेलर प्रोसेसिंग यानी कि इसका डी ऑयल करना, यानी कि एक्सपेलर की कोई मशीन जो कि डी ऑयल करेगी, पूरा उसका ऑयल निकालेगी, ठीक है, उसके बीन से। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि उसके जो बीन होते हैं उसमें जो प्रोटीन है वो 42% और जो फैट है वो 5% तक रह जाती है। ठीक है, और सीसम मील भी यूज़ किया जाता है, क्लस्टर बीन भी यूज़ किया जाता है, सनफ्लावर सीड मील यूज़ किया जाता है। सैफफ्लावर मील की बात कर लें, ये एक ग्राउंडनट केक का अच्छा सब्स्टिट्यूट है। अब तो 25% तक हम इसे मिला सकते हैं राशन में। ठीक है, रामतिल केक की बात आ गई। रामतिल केक जो है ये भी सेटिस्फैक्ट्री है। इसे आप 50% तक मतलब रिप्लेस कर सकते हो। ठीक है, ग्राउंडनट केक को और चिक में, और ग्राउंडनट केक को 100% रिप्लेस कर सकते हो लेयर के राशन में। ठीक है, इसे ये ग्राउंडनट केक को रिप्लेस कर रहा है। याद रखिए, सैफफ्लावर भी ग्राउंडनट केक को रिप्लेस कर रहा है। ठीक है, चलिए कॉटन केक आता है। कॉटन केक में क्या होता है कि प्रोटीन है वो अच्छा होता है, कॉटन में आप सबको पता है प्रोटीन का हाई कंटेंट होता है, लेकिन ये डेफिशिएट होता है लाइसीन में। ठीक है, लेकिन इसे हम 15% तक यूज़ कर सकते हैं, 15% तक ग्राउंडनट केक को रिप्लेस कर सकते हैं। मतलब अभी तक जो हमने देखा है वो ग्राउंडनट केक को ही रिप्लेस करते हुए देखा है, क्योंकि हम वेजिटेबल प्रोटीन की बात कर रहे हैं। ठीक है, आगे आता है पेनिसिल माइसीलियम वेस्ट। ठीक है, तो बेसिकली पेनिसिल माइसीलियम क्या है कि एक सेमी सॉलिड मास होता है जो कि रेजिड्यू जो कि पेनिसिल जो कि कल्चर होता है उसके फिल्टर करने के बाद जो रेजिड्यू बचता है, जो मास बचता है, तो पेनिसिल माइसीलियम वेस्ट। ठीक है, तो इसमें बेसिकली क्या है कि इसे आप 5% तक यूज़ कर सकते हो राशन में, 5% तक यूज़ कर सकते हो। ये यूज़ क्यों करना होता है? क्योंकि एंटीबायोटिक जो एक्टिविटी है वो इसमें होती है, तो एंटीबायोटिक के लिए आप इसका वेस्ट यूज़ कर सकते हो। लिनसीड जो मील है, लिनसीड मील को आप 5% से ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, चाहे वो प्रोसेस किया हुआ है, प्रोसेस किया है, ठीक है, तो 5% से अब ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि ये काफ़ी टॉक्सिक हो जाता है। ओके, नहीं तो इसे आपको बॉयल करना पड़ेगा नॉन टॉक्सिक करने के लिए। ओके, तो चलिए एनिमल प्रोटीन सोर्स की बात आ गई। एनिमल प्रोटीन सोर्स में हम क्या क्या यूज़ करते हैं? ब्लड मील आ गया सबसे पहले तो। ठीक है, ब्लड मील को देखेंगे तो बेसिकली ब्लड मील 80% इसमें प्रोटीन होता है। 80% इसमें प्रोटीन होता है, मतलब 80% इसमें प्रोटीन होता है ब्लड मील में। ठीक है, और अमीनो एसिड ये किस किस में रिच होता है? लाइसिन हो गया, एर्जिनाइन हो गया, मिथोनाइन हो गया, ठीक है, साइट टाइम हो गया। ठीक है, और ये वाले जो सभी वाले प्रोटीन में ये रिच होता है। ठीक है, लेकिन इसको क्या है कि 2 से 3 सॉरी, ये अमीनो एसिड है सभी। ठीक है, ये वाले अमीनो एसिड में ये रिच होता है। ओके, तो ये बेसिकली क्या है कि ये वाला जो ब्लड मील है इसे आप 2 से 3% से ज़्यादा नहीं डाइट में लगा सकते। ठीक है, मैक्सिमम 2 से 3%, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि ये एक तो एक्सेप्टेबल नहीं होता है, सेटिस्फैक्ट्री नहीं होता है। ठीक है, और एक इसकी जो बायोलॉजिकल वैल्यू है वो प्रोटीन की ब्लड मील की वो मतलब लो होती है, बायोलॉजिकल वैल्यू इसकी लो होती है। तो बेसिकली 80% इसमें प्रोटीन पाया जाता है ब्लड मील में, लेकिन बायोलॉजिकल वैल्यू लो होने की वजह से, अनपेलेटेबिलिटी होने की वजह से इसको हम मतलब 2 से 3% ही राशन में कंसीडर करेंगे। ओके, और ये वाले इसमें अमीनो एसिड रिच पाए जाते हैं। आगे एनिमल प्रोटीन में आता है लीवर रेजिड्यू मील आता है, सिल्क वॉर्म प्यूपा मील आता है, और हैचरी बाय प्रोडक्ट मील आता है। हैचरी का एक्सप्लेन कर चुके हैं पिछले एक मॉड्यूल में, उसमें हैचरी क्या होती है और उसमें जो वेस्ट होता है उसका बाय प्रोडक्ट एक मील तैयार किया जाता है। ठीक है, जिसमें 25 से 34% तक जो है क्रूड प्रोटीन जो मतलब है वो पाया जाता है, बाकी वो मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा मटेरियल है। ठीक है, फीदर मील आ गया, फीदर मील पंख। ठीक है, पंखों का कुछ मील बनाया जाता है, उसमें 80 से 85% तक जो है क्रूड प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, और इसे आप 5% तक राशन में यूज कर सकते हो।
कुल मिला के देखने को बात ये है कि जो नॉन कन्वेंशनल फीड है इसे आप 5 से 10% में तो अभी तक कोई भी ज़्यादा यूज़ कर ही नहीं पाए, है ना, राशन में। इसमें कितनी वैल्यू पाई जाती है वो अलग बात है, लेकिन राशन में इससे ज़्यादा इसका कोई अभी तक यूज़ नहीं आया है। कोई एक आधा हो तो अलग बात है। ठीक है, आगे आता है एनिमल प्रोटीन में हमारे पास पोल्ट्री का बाय प्रोडक्ट मील। कि पोल्ट्री का कुछ मतलब कह दो कि बाय प्रोडक्ट किसी भी प्रोडक्ट को लेके बाय प्रोडक्ट बना के उसका मील बनाया गया है। उसमें बेसिकली जो बाय प्रोडक्ट है इसमें उसकी जो 16% से ज़्यादा ऐश नहीं होनी चाहिए, और उसमें जो फीदर है उसके वो नहीं होने चाहिए, पंख नहीं होने चाहिए। ठीक है, और ये वाला जो पोल्ट्री का बाय प्रोडक्ट मील तैयार किया जाएगा इसमें 55 से लेके 60% तक प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, और 12% तक जो है इसमें फैट पाई जाती है। ठीक है, आगे लास्ट हमारा आता है मीट एंड मीट कम बोन मील। मीट के साथ ही बोन मील, मीट का मील और बोन का मील, इन दोनों को मिला के एक मील तैयार किया जाता है। और ये वाला जो मील है इसकी क्वालिटी काफ़ी वेरी करती है। ठीक है, क्योंकि इसमें जो फास्फोरस है वो भी एक लिमिट तक पाया जाता है और यूज़ कर सकते हैं। इसे 5 से 10% तक डाइट में यूज़ कर सकते हैं। इसी के साथ हमारा मॉड्यूल होता है ख़त्म। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।